बेटा चैप्टर है एम्प्लॉयमेंट हमारा। पहले हेडिंग बनाओ इसके अंदर कंसेप्ट्स टू बी कवर्ड। हमने क्या क्या टॉपिक्स और क्या क्या कंसेप्ट्स पढ़ने हैं इसमें, ठीक है। नंबर 1 मीनिंग ऑफ वर्कर। मीनिंग ऑफ वर्कर, एक वर्कर किसको कहते हैं, कौन काम कर रहा है, हु इज अ वर्कर, ये डिफाइन किया जाएगा। ठीक है, मीनिंग ऑफ वर्कर। इसी के साथ आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर। मैंने जब से शुरू किया बेटा, वर्कर कितनी तरह के होते हैं, उनको क्लासिफाई कैसे किया जाता है, जैसे कि स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, हायर्ड है। लिखो बेटा कर्मन, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। टाइप्स ऑफ वर्कर्स, टाइप्स ऑफ वर्कर्स में कैजुअल है, रेगुलर है, ठीक है, वो सब कुछ आएगा, ठीक है। थर्ड टॉपिक, फर्स्ट इज मीनिंग, सेकंड इज क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, ठीक है। थर्ड टॉपिक विल बी लेबर सप्लाई। जैसे हम इकोनॉमी में कितने ज्यादा मैन पावर अवेलेबल है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पढ़ा था कि हम मैन पावर कहते हैं किसको है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि लेबर में कितनी इकोनॉमी में अवेलेबिलिटी है, स्किल्ड लेबर कितनी अवेलेबल है, अनस्किल्ड कितनी अवेलेबल है, कैजुअल कितनी है, रूटीन वाली कितनी है, उन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। लेबर सप्लाई ये ना साथ में लिख लो। लेबर फोर्स, ये कुछ वर्ड्स होते हैं आपको समझने पड़ेंगे। लेबर सप्लाई ये 1 मार्क्स में अलग अलग आ सकते हैं या 3 मार्क्स में इनकी आ सकता है। वर्क फोर्स, देन कम टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट। एंड इट्स टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट होता किसको है, किसको कहते हैं, उसकी क्या क्या टाइप्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट विल बिकम देयर साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। ये हमने ह्यूमन कैपिटल में पढ़ा था, कुछ ओवरलैप भी होगा डाटा। इंडिया में कितने लोग काम कर रहे हैं, जैसे याद होगा आपको एक मैंने डाटा शेयर किया था, एम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्री में बढ़ रही है कि कम हो रही है। आगे जितने लोग काम करते हैं, नंबर ऑफ पीपल वर्किंग इन अ कंट्री एज 20 years back and now, that is increased or decreased? Increased, not decreased. And number of people unemployed, that has also increased. Both are exponentially or at an increasing rate. Why? Because my population increasing rate है, ठीक है ना। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, कुछ फैक्ट्स के साथ, डाटा के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम रेट ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ेंगे। कितने लोग काम करने में इच्छुक भी हैं, एम्प्लॉयमेंट लेना भी चाहते हैं, उनकी पार्टिसिपेशन रेट कैसी है, ठीक है, ठीक है। देन इट विल कम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये पढ़ा था पहले हमने, कहाँ पढ़ा था, क्या होता है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर? नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड अमंग वेरियस सेक्टर्स। नंबर ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन डिवाइडेड अमंग वेरियस सेक्टर्स, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये प्राइमरी सेकेंडरी डायरेक्शन, ठीक है। फिर एक हम पढ़ेंगे जॉबलेस ग्रोथ के बारे में, नोट बनाना है कि जॉबलेस ग्रोथ क्या होती है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे कैजुअलाइजेशन। कैजुअल बहुत है लोग आजकल, जॉब छोड़ दी, कर ली, कमिटमेंट टुवर्ड्स करियर, ठीक है। पहला वाला हम क्या है, जॉबलेस ग्रोथ। फिर है इनफॉर्मलाइजेशन। तो कई बार क्वेश्चन आता है कैजुअलाइजेशन, इन्फॉर्मेशन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वो हम एक बाउंड्री ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। That's it. ये पूरे चैप्टर में हमने पढ़ना है। These are topics to be covered in the chapter, ठीक है। अब आज मैं आपको इन सब का 2-2 मिनट का जस्ट एक कवरेज देता हूँ टॉपिक, ठीक है, और सिर्फ मीनिंग और क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले बेटा वर्कर किसको कहते हैं, वर्कर कौन है, हमें लगता है वर्कर कौन है जो किसी के लिए काम कर रहा है। वर्कर की डेफिनेशन 2 तरह से डिफाइन होती है। एक तो मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप होता है, कोई किसी के लिए काम कर रहा है, मैं ऑनर हूँ या मैं खुद मैनेजर हूँ, ठीक है ना।
मैंने अपने नीचे वर्कर लगाया, आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ी थी, उसमें वर्कर्स को वेजेस दी जाती हैं, एम्प्लॉयज़ को सैलरीज दी जाती हैं, टॉप मैनेजमेंट को बोनसेस दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली यहाँ पे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वर्कर कौन है, जो किसी भी तरह की आउटपुट में वैल्यू एडिशन करेगा, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड ही क्यों ना हो। मैं अपनी फैक्ट्री में बैठ के खुद ही कोई काम क्यों ना कर रहा हूँ, चाहे मैं अपनी शॉप पे बैठ के खुद ही काम कर रहा हूँ, तो इसका मैं वैल्यू एडिशन क्रिएट कर रहा हूँ। तो वर्कर को आउटपुट के साथ और वैल्यू एडिशन के साथ मैयर किया जाए, ठीक है। लिखो मीनिंग, लिखो मीनिंग ऑफ वर्कर, एनी वर्कर who is engaged in the process of production activity, any worker who is engaged in the process of production activity, बिल्कुल नहीं कॉपी है, any worker who is engaged in the process of production activity. Now what is production? Production क्या होता है दिव्या? Which leads to value addition. Production is that which leads to value addition. Production उसको कहते हैं जिससे हमारी क्या होती है, value addition, ठीक है। अब एक definition लिखो, all those who are engaged in economic activities, next point में लिखना लाइन में, all those who are engaged in the economic activities, चाहे वो ज्यादा बड़ी एक्टिविटी हो चाहे छोटी एक्टिविटी हो, चाहे वो एक रेडी लगा रहा है 10 रुपए का सामान बेच रहा है रोज, चाहे वो 1 करोड़ का सामान बेच रहा है रोज, चाहे 100 करोड़ का बेच रहा है, ऑल दोज हु आर एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ब्रैकेट में हाई और लो, जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू की हो, जितनी मर्जी छोटी वैल्यू की हो, ठीक है ना, आर कॉल्ड वर्कर्स, ठीक है। हर बंदा जो किसी भी तरह से कोई इकोनॉमिक एक्सचेंज कर रहा है, कोई काम करके पैसे ले रहा है, ठीक है ना। याद है नेशनल इनकम में टॉपिक पढ़ते थे, सर्विसेज, या हम कहते थे whether this will be computed or included in national or not, ठीक है ना। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ हाउसवाइफ टू द फैमिली मेंबर्स, करते थे ना, इंक्लूड होती थी कि नहीं होती थी, वाई, क्योंकि उसको उसके बदले में पैसे नहीं दिए जाते, वैल्यूएशन नहीं पॉसिबल। तो जहाँ पे एक्सचेंज पॉसिबल है, चाहे वो 1 रुपए में एक्सचेंज हो रहा है, 10 पैसे में हो रहा है, 10 रुपए में हो रहा है, तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जहाँ पे है उसी को हम कहेंगे वर्कर है। मेरे को मेरे किसी फ्रेंड ने, रिलेटिव ने बुलाया गया, मेरे को काम है, तो आजा 2 घंटे काम करवा दे, मैंने उसकी हेल्प के लिए काम किया, बट आई डिडंट चार्ज एनीथिंग, तो आई एम नॉट अ वर्कर। लेकिन मैंने अगर चार्ज किया या उसने अपनी मर्जी से कुछ दिया मुझे, एग्जाम्पल के तौर पे, जहाँ पे इकोनॉमिक एक्सचेंज आएगा वहाँ पे प्रोडक्शन और वैल्यूएशन मानी जाएगी, बार्टर नहीं आएगा, ठीक है ना, नॉन एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं आएगा। एक लाइन रीड कर रहा हूँ, लिखनी नहीं है। नेशनल इनकम रेफर्स टू सम टोटल ऑफ वैल्यू एडेड, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, by the resident of country, therefore we can say that worker is directly contributing in the national income. तो इसका मतलब वैल्यू एडिशन जहाँ वहाँ होगी जहाँ पे प्रोडक्शन होगी, आउटपुट होगी, और आउटपुट वहाँ पे होगी जहाँ पे रॉ मटेरियल को वर्कर कन्वर्ट करेगा आउटपुट में, ठीक है ना। तो इसका मतलब वैल्यू एडिशन डायरेक्टली ये बताती है कि वर्कर्स इन्वॉल्व है, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, वर्कर का मीनिंग क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स इकट्ठे कर दो, क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स इकट्ठे कर दो, एक चार्ट ही बनवा देता हूं, ठीक है। क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स, सबसे आसान चैप्टर है पूरी इंडियन इकोनॉमी का, मतलब बिल्कुल ही बेसिक सा है, कुछ कॉमन सेंस से भी आंसर दिए जा सकते हैं, बस ये कि डाटा बेस्ड हो जाएगा और थोड़ा सा आपको उसमें आउटपुट, वैल्यू एडिशन, इकोनॉमिक वैल्यू, ये चीजें लिखनी आ जाएगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ वर्कर का मैं क्लासिफिकेशन का एक डाटा बना रहा हूँ, ठीक है। एक होंगे सेल्फ एम्प्लॉयड, कौन से होंगे, कौन होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद के बिजनेस में खुद ही काम कर रहे हो, ऑनरशिप एंड द वर्किंग कैपेसिटी इज द सेम। और दूसरे कौन से होते हैं, हायर्ड, जिनको हम काम पे रखते हैं या हमें कोई काम पे रखता है, तो वी आर बीइंग हायर्ड, वी आर एम्प्लॉय एंड दैट पर्सन इज एम्प्लॉय, ठीक है। अब जो हम हायरिंग करते हैं, दो तरह से हायरिंग होती है, एक होती है रेगुलर एम्प्लॉयज, कौन से होते हैं, और एक होते हैं कैजुअल एम्प्लॉयज। पहले सेल्फ एम्प्लॉयड की बात कर लेते हैं, फिर आगे हम बाकी की चीजें, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड है दोज हु आर डूइंग देयर ओन बिजनेस, सेल्फ कल्टीवेशन, ठीक है ना, सेल्फ कल्टीवेटिंग एक्टिविटीज। जैसे हमने एग्रीकल्चर में पढ़ा था, एक फार्मर आगे सेल्फ सस्टेंस पे डिपेंडेंट था कि मैं इतना उगा लूं कि खा सकूं बस, तो वहां पे इकोनॉमिक एक्सचेंज
नहीं था, लेकिन अब फार्मर्स क्या कोशिश करते हैं कि आउटपुट ज्यादा बना के उसको मार्केट में बेचा भी जाए, ठीक है। तो जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आएगा, यानी कि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, हम ना किसी को पैसे दे रहे हैं एज अ सैलरी वेजेस, ना ही किसी से पैसे ले रहे हैं। हायर्ड वर्कर्स कौन होते हैं, ठीक है, दीज आर दोज हु वर्क फॉर अदर्स एंड फॉर दिस दे गेट वेजेस और सैलरीज, ठीक है, इनको इसके बदले में क्या मिलता है, वेजेस एंड सैलरीज, ठीक है। अब जैसे एक डॉक्टर है, बताओ डॉक्टर विल बी सेल्फ एम्प्लॉयड और हायर्ड वर्कर, कैन बी बोथ। अब किसी बड़े हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को जॉब पे रख लिया जाए, ठीक है ना, अगर वो अपना क्लिनिक चला रहा है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। सिमिलरली ऑल प्रोफेशनल्स, ऑल वर्कर्स, दे कैन फिट इनटू एनी कैटेगरी। I used to do job 10-12 साल, I was hired, but now I'm doing my work, so I'm now self-employed. This can change as per your requirement and change, ठीक है। Hired workers are further classified as casual and regular। बेटा ये चीज आपने शायद अभी देखी होगी, जैसे भी किसी इकोनॉमी में ना पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, कि रेगुलर जॉब्स कम हो जाती है। आज भी इंडिया में कुछ प्रायोरिटी या कुछ कह लो हमारी वेटेज कुछ सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में आज भी लोगों की ऐसी सोच है कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। व्हाई द प्रेफरेंस सच काइंड ऑफ दैट? जॉब सिक्योरिटी। द फर्स्ट वर्ड इज जॉब सिक्योरिटी। फ्लेक्सिबिलिटी कम है कि ज्यादा है? द मेन रीजन इज फाइनेंशियल जॉब सिक्योरिटी। एक आपको जल्दी निकालेगा नहीं कोई, सेकंड विद द टाइम आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी, एंड कुछ जॉब्स आगे जाके पेंशनेबल भी हैं, तो लाइफ टाइम सिक्योरिटी है, आफ्टर लाइफ टाइम रिटायरमेंट सिक्योरिटी भी है। लेकिन कैजुअल वर्कर में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन में एक कैजुअलाइजेशन क्रिएट होती है, बंदे को काम पे रखा, जब तक काम का रखा नहीं तो निकाल दिया। जितने भी डेवलप्ड नेशंस हैं, जापान में थोड़ा कल्चर ठीक है, फिर भी यूरोप में चले जाओ, ब्रिटेन में चले जाओ, कनाडा चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, इस टाइम पे बहुत दुखी हैं लोग कनाडा में। क्यों? वहाँ पे है कैजुअलाइजेशन। जब काम है बंदे को रखा, एक्स्ट्रा आवर्स दिए, घंटे के हिसाब से पैसे दिए, काम करवाया, जब काम नहीं है तो काम से निकाल दिया, तो जॉब सिक्योरिटी कहाँ गई? गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। इंडिया में हमें मल्टीपल चीजें मिलती हैं, यही इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास पब्लिक सेक्टर भी है अभी और प्राइवेट सेक्टर भी, ठीक है। अब कैजुअल वर्कर्स कौन होते हैं? जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? डेली वेजेस पे या आवरली वेजेस पे काम करते हैं। इंडिया में भी रूल है लेबर एक्ट के अंदर कि वर्कर से 40 घंटे काम करवाना, मैक्सिमम 48 आवर्स तक करवाना है, पर मिनिमम वेज कितनी है वो अभी इतना कंपल्सरी नहीं है। हफ्ते में 48 आवर्स। हाँ, इससे ज़्यादा काम करवाओ तो ओवर टाइम देना पड़ेगा। बट हमारे यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है, लोग 10-10 घंटे रोज काम करते हैं, 60 घंटे हो जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रूल्स नहीं है। फॉरेन में वही रूल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। दे वर्क फॉर 5 days 8 hours, 40 hours कोई एक्स्ट्रा करता है, दे गेट एक्स्ट्रा पेड, दे गेट ओवर टाइम पेड, ठीक है ना। कंसिडरिंग द मेंटल हेल्थ एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, तो हमें कैजुअल लॉज को पता होना चाहिए, ठीक है। इसको एक मैं रीड कर रहा हूँ। These are daily wages. They are not hired by the employer on regular basis. इनको रेगुलर रखा नहीं जाता। As a result, they will not get any social security. तो इनको social security benefits नहीं मिलते। इनको social security benefits मिलते हैं। What are social security benefits? हमने नेशनल इनकम में पढ़ा था कि एक पर्सन की जॉब के अलावा उसको अदर बेनिफिट जैसे कि रिटायरमेंट की पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ठीक है, दे आर गिवन अदर काइंड ऑफ बेनिफिट्स। लेकिन यार रेगुलर वर्कर्स को वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे, तो कैजुअल वर्कर्स को, इनको हम कहते हैं एम्प्लॉइज विच आर ऑन पेरोल। पेरोल मतलब कंपनी के परमानेंट रोल पे है, ठीक है। दे विल बी गेटिंग पेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर। तो इसमें ज्यादातर कौन से लोग होते हैं? स्किल्ड वाले। इसमें ज्यादातर कौन से लोग होते हैं? आई एम नॉट सेइंग 100%, पर मेजॉरिटी की बात की जाए, ठीक है। एक फैक्ट्री में कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पे लेबर का बंदा आएगा, तो शायद कारपेंटर या जो ठेकेदार होगा या कॉन्ट्रैक्टर होगा वो एक होगा, लेकिन उसके नीचे जो लेबर काम कर रही है वो चेंज होती होगी। आर्किटेक्ट एक होगा, ठीक है ना। तो दीज आर मोस्टली स्किल्ड वर्कर्स, दीज आर मोस्टली अनस्किल्ड वर्कर्स, ठीक है। समझ आया इतना? नेक्स्ट आ जाओ आगे, लेबर सप्लाई। बेटा ये ना 1 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, कई बार ना आइडेंटिफिकेशन करनी पड़ती है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स में भी केस स्टडी आ जाती है, ठीक है ना। लिखो, इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ लेबर
इट रेफर्स टू अमाउंट ऑफ लेबर ब्रैकेट में वर्क, ठीक है, कितना काम, लेबर का मतलब काम, ठीक है, दैट अ वर्कर इज विलिंग, दैट अ वर्कर इज विलिंग, विलिंग वर्ड को अंडरलाइन कर देना, एक बंदा जो काम पे आया वो कितना काम करना चाहता है, विलिंग टू ऑफर एट अ पर्टिकुलर वेज रेट, worker is willing to offer at a wage rate, पर्टिकुलर वेज, पर्टिकुलर वेज, ठीक है ना। कोई एक बंदा किस वेज रेट पे काम करना चाहता है, 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे के लिए, इट इज जनरली measured as man hours, इट इज, देखो नेक्स्ट लाइन, इट इज जनरली measured as, या measured in terms of man hours। इसका स्टैंडर्ड रूल इंडिया में चलता है 1 day इज इक्वल टू 8 man hours, मतलब एक बंदा जो काम करेगा दिन में कितने घंटे काम करेगा, 8 घंटे। स्टैंडर्ड वर्किंग आवर्स कितने माने जाएंगे, 8 आवर्स माने जाएंगे। तो मतलब क्या है, कोई बंदा कहता है कि मैं 500 रुपए दिन में काम करूंगा, 8 घंटे काम करूंगा जी, 500 रुपए लूंगा, कोई कहता है मैं 700 रुपए लूंगा, कोई कहता है मैं 1000 रुपए लूंगा। तो इसका मतलब उसकी नॉलेज, उसका स्किल वहाँ पे हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हम घर पे किसी कारपेंटर को लेके आते हैं, इलेक्ट्रिशियन को लेके आते हैं, फुल डे काम करवाना है, दो तरह के, एक कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क होता है, एक आवरली और डेली वर्क होता है। वो कहता है जी आई विल टेक 800 रुपीज डेली, तो मतलब वो स्किल्ड है। मेरे साथ ही मेरा हेल्पर आएगा, ही विल टेक 500 रुपीज डेली, तो इसका मतलब 800 डिवाइडेड बाय 8 आवर्स, उसका रेट कितना हो गया, 100 रुपीज पर आवर। दूसरे वाले का कितना हो गया, 500 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको, इस चीज को कहा जाता है कि एक पर्सन किस वेज रेट पे काम करने के लिए तैयार होगा, उससे हम लेबर सप्लाई को डिफाइन करते हैं, ठीक है। चलो आगे लिखो, लेबर फोर्स, ठीक है, लेबर फोर्स, देखो इट रेफर्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, ये वो है जो विलिंग है, इसमें वर्ड क्या था, जो काम करना चाहते हैं, ये नहीं लिखा हुआ है काम कर रहे हैं। अगर इकोनॉमी में अब डेली ना, मतलब कि चेक करो, जैसे कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ, बहुत सारे एरियाज होते हैं जो डेली कैजुअल वर्कर्स होते हैं, वहाँ 100 लोग खड़े होंगे शायद काम करने के लिए, तो वो लेबर सप्लाई है। कोई कहेगा मैं 500 रुपये में काम करूँगा, कोई कहेगा 1000 में करूँगा, कोई कहेगा 2000 में करूँगा, तो उसमें से एक्चुअल काम करने पहुँचते कितने, सारे तो नहीं पहुँचते। तो दिस इज द मैक्सिमम अवेलेबिलिटी ऑफ पर्सन हु कैन वर्क एंड दे आर विलिंग टू वर्क एट अ वेज रेट, बट दीज आर दोज पर्सन हु आर एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। इट रेफर्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग, कॉमा, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन वेज रेट, ठीक है, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ वेज रेट, actual working, workers actually working, ठीक है। so next आ जाओ workforce, what is workforce, ठीक है, देखो इसको एक लाइन में, it refers to number of workers actually working on voluntary basis, it refers to number of workers actually working on voluntary basis। इसको ना एक चीज और कर लो, देखो यहाँ पे था willing to work at a wage rate, यहाँ पे आगे एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क विदाउट वेज रेट, इसको यहाँ पे साथ में ऐसे लिख लो छोटा सा, यहाँ लिखा ना एक्चुअल वर्किंग और विलिंग टू वर्क कर लो, क्योंकि तीनों का डिफरेंस भी समझाना पड़ेगा। ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, एक वेज रेट पे करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, उनको वेज रेट से मतलब नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड कम्स वर्कफोर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग, इसका एक फॉर्मूला लिखो, कई बार ना 1 मार्क में आता होता है, वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट,
अब ये वो पर्सन है वर्कफोर्स में जो कहता है यार मुझे काम पे ले जाओ, पैसे जितने मर्जी दो, मैं फ्री नहीं बैठना चाहता। इनवॉलंटरी वर्कफोर्स इज इक्वल टू लेबर फोर्स माइनस इनवॉलंटरी एम्प्लॉयमेंट। इससे पहले आपने लिखा इट रेफर्स टू नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली वर्किंग। ठीक है, ये वो लोग हैं जो काम इकोनॉमी में करने के लिए है अवेलेबल, पर वो कहते हैं हम एक वेज रेट पे करेंगे। ये वो लोग हैं कहते हैं हम काम करने आएंगे, हमें वेज रेट से मतलब नहीं। ये वो लोग हैं जो एक्चुअली में पहुंचते हैं काम पे। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन क्या है? यहाँ पे कोई पर्सन कहेगा मैंने 1000 रुपए लेने, ठीक है ना, यहाँ पे वो पर्सन कहेगा कि मैं काम करूंगा, पर वेज रेट में शायद फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, बट वो काम डेली करता है नहीं करता उसकी मर्जी नहीं है। तो वर्कफोर्स एक्चुअल वर्किंग, अगर पूछा जाए व्हाट इज द एक्चुअल सप्लाई इन द इकोनॉमी, दैट इज वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जो काम पे लगी है। अगर एक 100 बंदे खड़े थे, 100 बंदे कहते हैं कि हम इस रेट पे काम करेंगे, उसमें से 80 काम पे पहुंचते हैं, हम कहते हैं कि इस जगह आ जाओ काम मिल जाएगा, 80 पहुंचते हैं। जब काम शुरू होता है तो उसने कुछ कहते हैं कि हम बीमार हैं, हम नहीं कर सकते, दे मेक एक्सक्यूजेस एंड दे टर्न आउट ऑफ द वर्क आउट ऑफ एनी रीजन। तो इसका मतलब 80 में से कितने लोग एक्चुअल काम कर रहे होंगे एट द एंड ऑफ द डे, दैट विल बी रेफर्ड एज वर्कफोर्स। ठीक है ना, हमें इनमें से ढूंढने होते हैं। ये पोटेंशियल लिस्ट है, ये कैपेबल लिस्ट है, ये एक्चुअल लिस्ट। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है? जो कर सकते हैं। कैपेबल मतलब वो काम करने के लिए रेडी हैं। एक्चुअल मतलब जो पहुंचे, एब्सेंटिज्म नहीं होता, लोग छुट्टी करते हैं पर्सनल रीजंस के कारण, हेल्थ रीजंस के कारण। ठीक है, तीनों में डिफरेंशिएशन समझना चाहिए। ठीक है, लास्ट देखो, उसके बाद हेडिंग बनाओ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट देखो, इसके अंदर इट रेफर्स टू नंबर ऑफ पर्सन्स willing or not, दोनों, चाहे वो willing है चाहे not willing है, willing or not, but are not working in any capacity, which are not working but are not working in any capacity directly or indirectly. ये वो लोग हैं जो किसी भी तरह से किसी भी एक्टिविटी में, किसी भी वैल्यू एडिशन में, किसी भी काम में कंट्रीब्यूट नहीं करते। ठीक है, दो तीन फॉर्मूलाज लिखो। सबसे पहले लिखो अनएम्प्लॉयड पर्सन कौन से होते हैं? अनएम्प्लॉयड पर्सन, ठीक है, दैट इज लेबर फोर्स माइनस वर्क फोर्स। तो बेसिकली बेटा इन दोनों का डिफरेंस इज अनएम्प्लॉयमेंट। लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन्स, कितने लोग काम पे लगे हुए हैं, डिवाइडेड बाय साइज ऑफ लेबर फोर्स। परसेंटेज निकालना है एक तरह से। क्या लिखा? रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इनटू 100, ठीक है, आउट ऑफ द साइज ऑफ टोटल लेबर फोर्स, जितने लोग काम पे आए। ठीक है, पार्टिसिपेशन रेट, total workforce divided by total population into 100। पूरी कंट्री में जितने लोगों की पॉपुलेशन है उसमें से वर्कफोर्स कितनी है, यानी कितने लोग काम करने के लिए कैपेबल हैं। Those people who are capable will be considered as participating। ठीक है, आगे से नाम लिखो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। लास्ट है बस, कल करूंगा इसको। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बुलेट बना लो 4-5, एक्सप्लेन कर ली करेंगे, कल नोट्स भी होंगे। ठीक है, नंबर 1 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, नंबर 2 डिसगाइज्ड, छुपी हुई होती कौन सी, दिखती नहीं अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड ये लिखते हैं स्पेलिंग। ठीक है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सर ये अनएम्प्लॉयमेंट कैसे? सर जब उनको काम कम कर रहे हैं पर पैसे तो पूरे मिल रहे हैं।
एक किसी की ना शॉप है या किसी का ऑफिस है, ठीक है ना, लेट से एक पर्सन काम पे जाता है, उसके बाद लेट से मेरी अपनी बिजनेस है, शॉप है, मेरे फैमिली का छोटा ब्रदर या बेटा मेरा कोई काम पे आ जाता है, उसके आने से क्या आउटपुट बढ़ी? नहीं बढ़ी एकदम। जब किसी एग्जिस्टिंग आउटपुट की जगह पे नए बंदे के आने से कोई आउटपुट नहीं बढ़ रही, आउटपुट के बेसिस पे क्या? हाँ, हम आउटपुट के बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को चेक करेंगे ना, ठीक है। नंबर 3 साइक्लिक, कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। नंबर 4 टेक्नोलॉजिकल, नंबर 5 स्ट्रक्चर के बेसिस पे, टेक्नोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। कल इनको एक्सप्लेन करेंगे, कल तक आपके